हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करके वीडियो को क्रिएट किया है ताकि हमें जो चैप्टर है वो थोड़ी इजी वे में समझ में आए। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर, ओके, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर साइकिल क्या है एंड ग्राउंड वाटर। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे अर्थ सरफेस में कितना परसेंट जो है वो वाटर है और कितने परसेंट जो है क्या है हमारे लैंड है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अबाउट 71% वाटर एंड द रिमेनिंग 29% इज लैंड। हमारा जो अर्थ सरफेस है उसका 71% जो है वो क्या है, वो वाटर है, यानी वाटर से भरा हुआ है, एंड जो रिमेनिंग पोर्शन है यानी कि 29% वो क्या है, लैंड है। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जो है वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। वाटर इज अ प्रीशियस रिसोर्स, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। जैसा हम सब जानते हैं, जल ही जीवन है। वाटर एक बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है, एक नेचुरल रिसोर्स है। हम जो है, हमारा जो काम है वो वाटर के बिना, मतलब हम सरवाइव नहीं कर सकते वाटर के बिना। और सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स ही नहीं, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उन सबको ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, उनकी सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। वो लोग भी क्या है, वाटर पे डिपेंड है, और हम ह्यूमन बींग्स भी क्या है, वाटर पे डिपेंड है फॉर आवर सर्वाइवल। A huge amount of water is available in seas and ocean, but we cannot use it. We can use only fresh water. देखो, जो ये 71% वाटर है, इसका भी बहुत ही ह्यूज अमाउंट जो है वो हमको कहाँ देखने मिलता है, सीज और ओशन में देखने को मिलता है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर सकते। खारा पानी होता है, नमकीन पानी होता है, ठीक है, तो वो हमारे लिए फिट नहीं है। हालांकि वो क्या है, 71% का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो हमें सीज और ओशन में ही देखने को मिलता है, लेकिन वी कैन नॉट यूज इट क्योंकि वो हमारे लिए फिट नहीं है। हम किसको यूज कर सकते हैं, जो फ्रेश वाटर है वो हमारे लिए फिट है, और हम फ्रेश वाटर को यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कितने पोर्शन जो है वो फ्रेश वाटर है जिनको हम यूज कर सकते हैं। Availability of water. Almost all the water on the earth is contained in the seas and ocean, rivers, ice cap, lakes, pond as groundwater and in the atmosphere. तो जो 71% जो वाटर है हमारा अर्थ सरफेस पे, उसमें से कुछ जो है वो हमें एक ह्यूज अमाउंट जो है वाटर का वो सीज और ओशन में देखने को मिलता है। उसके अलावा रिवर में, एज एन आइस कैप, लेक, पॉन्ड, और कुछ पार्ट ग्राउंड वाटर में, और कुछ वाटर वेपर्स के रूप में हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर द कंजप्शन, लेकिन हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि वो फिट नहीं है। ओनली वाटर फिट फॉर अस इज फ्रेश वाटर, और जो फिट है हमारे लिए वो कौन सा वाटर है, वो है फ्रेश वाटर। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर जो है वो बहुत तरीके से है, बट हम यूज कर सकते हैं सिर्फ फ्रेश वाटर को। अभी जो हमने अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की बात की, उसको हम किसे समझते हैं, एक पाई चार्ट की मदद से समझते हैं। ये क्या है, हमारा अर्थ है, इसका जो 70.8% है टोटल अर्थ सरफेस का, वो किससे भरा है, वाटर से, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 71% क्या है हमारा, वाटर, और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या है, लैंड है, राइट। यानी कि 29% जो है हमारा क्या है, वो लैंड है। अब ये जो 71% वाटर है, इसका भी 97%, ये क्या है, ये टोटल 71% वाटर है, ठीक है। और इसका भी 97% जो है वो क्या है, हमारा सॉल्ट वाटर है, यानी कि जो सीज में, ओशन में नमकीन पानी है, सॉल्टी वाटर है, खारा पानी है, ये सब क्या है, 97% है। और सिर्फ 3% जो है वो हमारा क्या है, फ्रेश वाटर, यानी बहुत ही कम क्वांटिटी जो है एज अ फ्रेश वाटर हमारे लिए क्या है, सही है, हमारे लिए फिट है। पर बात यहीं तक नहीं खत्म होती, ये जो टोटल फ्रेश वाटर है अवेलेबल, यानी कि जो 3% अवेलेबल है, इसका भी 70% ग्लेशियर एंड पोल्स पर प्रेजेंट है एज एन आइस। और जो रिमेनिंग 30% है वो कहाँ प्रेजेंट है, रिवर में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, और
ग्राउंड वाटर। ठीक है, मतलब कि ये जो 3% है इसका भी 70% इसको भी हम यूज देखो तो नहीं कर सकते। तो ये जो 30% है, इस 3% का भी जो 30% है ये कहाँ प्रेजेंट है, रिवर में, लेक्स में, पॉन्ड्स और ग्राउंड वाटर में। तो ये फिट है हमारे लिए, मतलब फिट तो फ्रेश वाटर है ही 3%, लेकिन हम जिसको यूज कर सकते हैं वो बस इतना ही परसेंट है। यानी कि रफली अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 0.006% ऑफ ऑल वाटर फाउंड ऑन द अर्थ इज अवेलेबल फॉर अस। मतलब कि सिर्फ इतना ही वाटर जो है हमारे लिए अवेलेबल है फॉर आर यूज, प्लांट एनिमल्स चाहे हमारे यूज के लिए इतना ही वाटर प्रेजेंट है। कितना, यानी कि 0.006%। नाउ फॉर्म्स ऑफ वाटर। अब हम वाटर कितने फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं वो देखते हैं। The continuous cycling of water to maintain its availability on the earth or to keep the total amount of water on the earth constant even when the whole world is using it takes place in its three forms, that is solid, liquid and gas। देखो, so water का जो है ना वो continuous cycling होती रहता है। जो भी हम आगे पढ़ेंगे वाटर साइकिल, किस लिए, ताकि जो अर्थ पे है ना अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो मेंटेन रहे, वो कांस्टेंट रहे। जो भी टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है अर्थ पर वो कांस्टेंट रूप में प्रेजेंट रहे। तो इस तरह से क्या होता है, कंटिन्यूअस नेवर एंडिंग जो है वाटर साइकिल होती रहती है। और ये जो कंटिन्यूअस साइकिलिंग ऑफ वाटर होती है वो 3 फॉर्म्स में होती है। मतलब कि वाटर्स के कितने फॉर्म्स है, 3 फॉर्म्स है। वाटर एज सॉलिड प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के रूप में हम कहाँ देखते हैं, जैसे आइस है ना, लिक्विड जैसे टैप वाटर हो गया हमारा। गैस में जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो क्या होता है, जो इवोपरेशन होता है वाटर वेपर के रूप में निकलते हैं वो क्या है, वो हमारे गैसियस फॉर्म में है वाटर। ठीक है, तो वाटर के फॉर्म्स क्या हैं, 3 फॉर्म्स हैं जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ वाटर, सॉलिड in forms of snow and ice present as ice cap at the pole of the earth। तो सॉलिड के रूप में हम वाटर का कौन सा फॉर्म देखते हैं, एज अ स्नो एंड आइस। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एज आइस कैप एट द पोल्स ऑफ द अर्थ, स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर। ठीक है, लिक्विड, in liquid form it is present in ocean, seas, river, lake, pond, ground water। तो यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वाटर। गैसियस फॉर्म में कहाँ होते हैं, इन गैसियस फॉर्म इट इज प्रेजेंट एज वाटर वेपर इन द एयर और स्टीम। या तो स्टीम में या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है वो क्या है, वाटर का गैसियस फॉर्म है। नाउ अब हम देखते हैं वाटर साइकिल। Water cycle is the continuous movement of water from the earth's surface to the atmosphere and back again to earth। वाटर साइकिल को अगर डिफाइन करने कहा जाए तो हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वाटर साइकिल एक कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर है अर्थ की सरफेस से एटमॉस्फेयर में, एंड फिर अगेन एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस पे, एंड अगेन अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर। तो ये कंटिन्यूस मूवमेंट है, इसका कोई बिगनिंग नहीं है, इसका कोई एंडिंग नहीं है, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। इन वाटर साइकिल वाटर इज फाउंड इन इट्स 3 डिफरेंट फॉर्म्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म्स। तो जब हमने फॉर्म्स ऑफ वाटर की बात की थी तो हमने देखा था कि कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर में इंक्लूड होते हैं कौन से, हमारे वाटर के ये 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म। स्टेजेस इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल। अब ये जो वाटर साइकिल होता है, ये जो कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर होता है वो कितने स्टेजेस में होता है, कि कौन कौन से स्टेज इन्वॉल्व होते हैं उसको हम जरा देखते हैं। एक तो होता है इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ये क्या होता है, वेरियस वाटर सोर्सेज सच एज रिवर, लेक, ओशन एक्सेट्रा गेट वार्म बाय द सन हीट, एज अ रिजल्ट वाटर इवोपोरेट्स, दे गो अप इन द स्काई। जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो क्या होता है, वाटर इवोपोरेट्स होता है। उसी तरह क्या होता है डे टाइम में, क्या होता है कि जब सन हीट जो है वो बहुत ज्यादा होती है तो पानी क्या होगा, वो भी गर्म होगा, और जब गर्म हो जाता है तो क्या होता है, वो इवोपोरेट होने लगता है। तो उसी को क्या कहते हैं हम, इवोपोरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर गोज इन द एयर बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, प्लांट एंड ट्रीज लॉस वाटर इन द एटमॉस्फेयर। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनके लीफ में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्टोमेटा प्रेजेंट, तो ये क्या करते हैं, वाटर को लॉस करते हैं यहाँ से। तो यही जो प्रोसेस होती है ना वाटर लॉस की बाय प्लांट्स एंड ट्रीज, इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहते हैं। वाटर गोज इन द एयर बाय ट्रांसपिरेशन। अब हम वाटर साइकिल के दूसरे स्टेज को देखते हैं जो है कंडेंसेशन। एज द वाटर वेपर्स राइजेस हायर इन द स्काई, द कूल टेम्परेचर कूल इट एंड चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर एंड लीडिंग टू क्लाउड फॉर्मेशन। तो सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ इसको, तो ये एक सिंपल ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वाटर वेपर्स है यानी कि जो गैस है वो टर्न्स हो जाता है किसमें, लिक्विड फॉर्म में। यही जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं कंडेंसेशन। तो जब वाटर वेपर्स जो है वो एटमॉस्फेयर में गया, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है, कूल है, तो उसने उस वाटर वेपर्स को क्या किया, कूल कर दिया और चेंज कर दिया किसमें, लिक्विड वाटर में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में चेंज कर दिया। अब ये जो लिक्विड है ये क्या करते हैं, ये ज्वाइन हो जाते हैं एक साथ और ये क्या फॉर्म करते हैं, फिर क्लाउड फॉर्म करते हैं। तो यही जो पूरा प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। अब हम दूसरे स्टेज को देखते हैं जो है प्रेसिपिटेशन। एयर मूवमेंट्स काउजेस क्लाउड पार्टिकल्स टू कोलाइड, water released from collide in the form of rain to the earth's surface, this is precipitation। क्या होता है, जब क्लाउड फॉर्म हुआ, जो वाटर वेपर है वो चेंज हो गया लिक्विड में, लिक्विड जो है वो ज्वाइन होकर क्या बना, उसने क्लाउड फॉर्मेशन बनाया। तो ये जो क्लाउड बनते हैं, ये जो क्लाउड पार्टिकल्स होते हैं, जब एयर मूवमेंट होती है तो ये आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। और कोलाइड करने पे क्या हो जाता है, वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्या, रेन, इन द फॉर्म ऑफ रेन। और यही रेन जो है क्या आता है, अर्थ सरफेस पे आया। तो यही जो प्रोसेस होती है इसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। दिस कैन हैपन इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो हेल और आइस डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसा है एटमॉस्फेयर का, इस पर डिपेंड करेगा कि वो जो क्लाउड पार्टिकल्स का जो कोलिजन हुआ है उससे जो वाटर रिलीज हो रहा है वो किस फॉर्म में होगा, या तो स्नो के फॉर्म में हो जाएगा, या तो आइस के फॉर्म में, या फिर रेन के फॉर्म में। अब हम दूसरे स्टेज को देखते हैं जो है इनफिल्ट्रेशन। प्रोसेस ऑफ सिपिंग ऑफ वाटर इनटू द सीज वाटर एंड सरफेस और एब्जॉर्ब इनटू द ग्राउंड इज इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब सिपिंग ऑफ वाटर मतलब कहते हैं जैसे धीरे धीरे रिसते रहते हैं, जैसे बारिश हुई तो क्या होता है, रिस रिस के जो वाटर है वो कहाँ चला जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है। तो वही जो प्रोसेस होता है ना, सिपिंग ऑफ वाटर, या तो ग्राउंड के अंदर चला जाए या फिर धीरे धीरे सिपिंग होकर वो कहाँ चला जाए, सी में या रिवर में या फिर अर्थ सरफेस के अंदर चला जाए। इसी को हम क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। तो हमने अभी वाटर साइकिल देखा, फिर वाटर के जो फॉर्म्स हैं किस किस रूप में कहाँ प्रेजेंट हैं, जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस फॉर्म है, उसको देखा हमने वाटर साइकिल में। फिर हमने कितने सारे स्टेज इन्वॉल्व है उनकी बात की। अब हम करते हैं बात ग्राउंड वाटर की, ग्राउंड वाटर क्या होता है। द ग्राउंड वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। सो जितने भी वाटर प्रेजेंट है बिलो दी वाटर टेबल उनको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो ग्राउंड वाटर को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि वाटर टेबल क्या होता है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो है, ये जो अपर लेवल है इसको हम क्या कहते हैं, वाटर टेबल कहते हैं। और वाटर टेबल के नीचे जितना भी वाटर है स्टोर, दैट इज ग्राउंड वाटर। The upper level of water present between the particles of soil and gap between rocks is called water table। वाटर टेबल को हम क्या कहते हैं, जल स्तर भी कहते हैं। हिंदी में से हम क्या कहते हैं, जल का स्तर, जल स्तर, राइट। तो जमीन की सतह यानी कि जो सरफेस ऑफ अर्थ है, सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है, और जो भूजल है इसके जो बीच की जो सतह होती है इसी को हम वाटर टेबल कहते हैं। मतलब कि जो सरफेस ऑफ अर्थ है और जो भूजल है इसके बीच की जो सतह है, बीच की जो सीमा है, उसको हम क्या कहते हैं, वाटर टेबल कहते हैं। इट इज अ बाउंड्री बिटवीन वाटर सैचुरेटेड ग्राउंड एंड अनसैचुरेटेड ग्राउंड। ये एक क्या है, एक बाउंड्री है किसके बीच की, तो जो वाटर सैचुरेटेड ग्राउंड है एंड अनसैचुरेटेड ग्राउंड है उनके बीच की। तो वाटर सैचुरेटेड ग्राउंड क्या है, जो सॉइल पार्टिकल्स है उनमें क्या है, पोर है, तो वो पूरी तरह से क्या है, वाटर से फिल है, मीन्स कि वो क्या है, सैचुरेटेड ग्राउंड है, ठीक है। और अनसैचुरेटेड ग्राउंड कौन से हैं, जो पार्शियली फिल्ड है वाटर एंड एयर से। यानी जो अनसैचुरेटेड ग्राउंड है वो पार्शियली फिल्ड है किससे, एयर एंड वाटर से। और सैचुरेटेड ग्राउंड क्या है, जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो क्या है, पूरी तरह से कंप्लीटली
फिल्ड है, सारे पोर्स जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है किससे, वाटर से, तो वो वाटर सैचुरेटेड ग्राउंड है। तो ये जो वाटर टेबल है ये एक बाउंड्री है किसके बीच की, जो वाटर सैचुरेटेड ग्राउंड है एंड अनसैचुरेटेड ग्राउंड है उनके बीच की क्या है, ये एक बाउंड्री है। तो इसके नीचे का जितना भी वाटर होता है, द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। Aquifer. At places, the groundwater is stored between the layers of hard rocks below the water table. This is known as aquifer. तो होता क्या है कि जो धरती का जो अंदर की जो परत होती है ना, जो आंतरिक परत होती है, उसमें बहुत सारे इम्पर्मिएबल रॉक से वो बनी होती है, ठीक है। तो उनके बीच में क्या होता है, जो हमारा ग्राउंड वाटर है वहां पर स्टोर होता है। वो जो हार्ड रॉक्स होते हैं, वो जो इम्पर्मिएबल रॉक्स होते हैं, उनके लेयर्स के बीच में क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर स्टोर होता है, इसी को हम एक्यूफर कहते हैं। वाटर इन द एक्यूफर कैन बी यूजली पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स। और ये जो एक्यूफर है, इसके वाटर को हम इजिली क्या कर सकते हैं, पंप आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मैं मान लो पानी के कुएं खोद लिए हमने, नलकूप है या बोरवेल है, इन सब के थ्रू क्या करते हैं हम, एक्यूफर के पानी को क्या कर सकते हैं, पंप आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हाउ ग्राउंड वाटर इज ऑब्टेन्ड। तो हम ग्राउंड वाटर जो है हमारा, उसको हम कैसे पंप्ड आउट कर सकते हैं या फिर कैसे हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। ग्राउंड वाटर इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग वेल्स यूजिंग हैंड पंप्स एंड इलेक्ट्रिक पंप्स। तो हमने पानी के कुएं खोद लिए हों, चाहे जो हमारा हैंड पंप होता है, नलकूप होता है, या फिर इलेक्ट्रिक पंप के थ्रू, मोटर्स के थ्रू क्या करते हैं, हम उसको ऑब्टेन करते हैं ग्राउंड वाटर को। तो हम यूजेस ऑफ ग्राउंड वाटर देखते हैं। तो सबसे पहला जो यूज है वो कहाँ आता है, एज अ ड्रिंकिंग। ग्राउंड वाटर सप्लाई नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ड्रिंकिंग वाटर। तो जो वर्ल्ड्स ड्रिंकिंग वाटर है उसका जो नियरली हाफ है वो कौन सप्लाई करता है, तो ग्राउंड वाटर। इरिगेशन में ग्राउंड वाटर इज यूज्ड फॉर मोर देन 60% ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। जो 60% या उससे ज़्यादा जो इरिगेशन होती है इंडिया में, वो किसके थ्रू होती है, ग्राउंड वाटर के। क्योंकि जैसा हम देखते हैं जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो रेनफॉल भी सही टाइम पर नहीं होती है, लेकिन जो फसल है उसको तो इरिगेशन चाहिए, उसको तो सिंचाई चाहिए, तो वो कहाँ से करते हैं फार्मर, तो फिर इसी से वो ग्राउंड वाटर की हेल्प से इरिगेशन करते हैं। इंडस्ट्री, ग्राउंड वाटर इज यूज इन इंडस्ट्री ऑल्सो। माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो माइनिंग वाले इंडस्ट्रीज होते हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होते हैं वो भी ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक वर्क। जो भी हमारे घरों में सप्लाई आता है, बोरवेल होती है, ये सब कहाँ है, ग्राउंड वाटर की हेल्प से ही होते हैं। तो डोमेस्टिक वर्क में भी हम यूज करते हैं ग्राउंड वाटर को। इन कंस्ट्रक्शन साइट्स ऑफ बिल्डिंग, ऑफिसेज एक्सेट्रा। जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं जहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही होती है, चाहे ऑफिस बन रहे होते हैं, वहां पे जो वाटर सप्लाई होता है वो भी किसकी मदद से होता है, तो ग्राउंड वाटर की मदद से होता है। नेक्स्ट क्या है, इकोलॉजिकल सिस्टम। सो ये जो ग्राउंड वाटर होते हैं वो मेन सोर्स होते हैं किसके, वेटलैंड एंड स्प्रिंग के, एंड हेल्प्स रिप्लेनिश एंड मेंटेन सरफेस वाटर लेवल। जो सरफेस वाटर लेवल है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। इट रिचार्जेस लेक, रिवर एंड वेटलैंड। जो भी लेक्स हैं, रिवर्स है या फिर जो हमारे वेटलैंड्स है, इनको रिचार्ज करने में भी कौन मदद करता है, तो ये ग्राउंड वाटर। अब हम देखते हैं डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। The water table does not get affected as long as we draw as much water as it is replenished by natural processes, but it may go down if the water is not sufficiently replenished. तो क्या होता है, देखो वाटर टेबल जो होता है वो तब तक अफेक्टेड नहीं होता जब तक कि हम उतना ही पानी निकाल रहे हो जितना कि वापस नेचुरल प्रोसेस से क्या हो जाए, वो वापस से रिफिल हो जाए। मतलब जैसे हमने कुछ मात्रा में पानी हम निकालते हैं, यूज करते हैं, है ना, पंप्ड आउट करते हैं, तो क्या होता है, रेनफॉल हो गया, उससे क्या होता है वो वापस से रिफिल हो गया। या फिर हमने कुछ ऐसे सिस्टम बनाए जिससे कि वाटर क्या है वो वापस से रिफिल हो जाए, तो तब तक जो है वाटर टेबल जो है वो अफेक्टेड नहीं होता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज करने लगे, ज़्यादा पंप्ड आउट कर दे और वो वापस से रिचार्ज ना हो, वापस से रिफिल ना हो, तो क्या होता है, उस केस में क्या होता है, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल होता है। धीरे धीरे क्या होगा, वाटर टेबल का जो ग्राउंड वाटर है वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होने लगेगा धीरे धीरे। रीजन क्या है डिप्लेशन का, सबसे पहले तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। सबसे पहले तो पॉपुलेशन का बढ़ना, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स डिमांड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, शॉप, office, roads and pavements etc. A huge amount of water is required for construction work.
ऑफन ग्राउंड वाटर इज यूज फॉर दिस पर्पज। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, लोगों की डिमांड बढ़ेंगे, घर बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी, ऑफिस, रोड, बहुत सारी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन होगा। और जैसा हमने देखा है ग्राउंड वाटर जो है वो कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए यूज होता है, तो जितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा उतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज होगा। तो सबसे पहला रीज़न तो यही है डिप्लेशन का, कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो है वो रीज़न है किसके पीछे का, डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल और ग्राउंड वाटर। पक्का फ्लोर डजंट अलाउ वाटर टू सीप इन, वाइल इन ग्रास लॉन वाटर सीप्स इजिली इनटू द ग्राउंड। तो हम अपने ही घरों में अगर ये देखें कि हमारा क्या है, फ्लोर जो है पक्के का रहता है, अगर पानी उसमें चला भी गिर भी जाता है तो क्या होता है, वो सिप होकर अंदर तो नहीं जाता है ना। तो पक्का फ्लोर जो बने होते हैं, जो ईंट के, कंक्रीट, मिट्टी, सीमेंट के बने होते हैं, उससे वाटर जो है वो सीप होकर ग्राउंड में इजिली नहीं जा पाता, वो अलाउ ही नहीं करता वाटर को सीप होने के लिए अंदर, क्योंकि वो एक कवर बन जाता है, लेयर बन जाता है। लेकिन वहीं अगर हम खुला मैदान देखते हैं या गार्डन देखते हैं, कोई लॉन देखते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वाटर जो रहता है, रेनफॉल होती है तो वो सिप होकर कहाँ चला जाता है, ग्राउंड के अंदर चला जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ many buildings, roads, office etc. decrease the open areas causing lesser water to seep into the ground। अब जब कंस्ट्रक्शन होगा, बहुत सारे बिल्डिंग्स होंगे, तो ऑब्वियस है कि जो ग्राउंड जो है, ओपन ग्राउंड थे, वो क्या होंगे, धीरे धीरे यूज हो जाएंगे, वहां पे बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, तो बहुत कम एरिया जो है वो रह जाएगा, बहुत कम ग्राउंड जो है वो रह जाएगा, जिससे वाटर जो है वो सिप होकर ग्राउंड के अंदर जा सके। सेकेंड जो हमारा रीजन है, दैट इज द इंक्रीजिंग इंडस्ट्री। water is used by all the industries and this water is mostly drawn from the ground। तो जैसा कि जानते हैं हम कि इंडस्ट्री में भी वाटर जो है यूज होता है, ग्राउंड वाटर। तो जितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज होगी, जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग या माइनिंग इंडस्ट्रीज हो है, ये सब वाटर यूज करते हैं। और ये सब वाटर जो यूज करते हैं वो कहाँ से आता है, मेनली जो है वो ग्राउंड वाटर ही यूज करते हैं, उसी को वो पम्प्ड आउट करते हैं। अब जो नेक्स्ट रीजन है, दैट इज एग्रीकल्चरल activities। A majority of farmers in India depends on rains for irrigation of crops। Due to irregular rainfall, farmers have to use groundwater for irrigation। Population pressure on agriculture forces increasing use of groundwater day by day, which is not replenished by natural processes as per the requirement। तो देखो, जैसा मैंने बताया कि जो फार्मर्स हैं वो क्या डिपेंड होते थे रेन पे, लेकिन अब जब इरेगुलर रेनफॉल होगी और जो फार्मर है अगर वो उसी पे डिपेंड रह जाएंगे तो फिर इरिगेशन नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए वो क्या यूज करते हैं, इसके लिए वो यूज करते हैं ग्राउंड वाटर। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, और अगर डिमांड बढ़ रही है तो क्या होता है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो है वो क्या करने लगती है, फिर वो फोर्स करने लगती है कि हम भैया ग्राउंड वाटर को ज़्यादा यूज़ करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पर सिंचाई कर सकें और फसल जो है वो अच्छी निकल कर आ सके। ठीक है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है उसकी जगह पे। तो क्या होता है, ग्राउंड वाटर तो यूज़ हो जाता है, लेकिन बाय नेचुरल प्रोसेसेस जैसे रेनफॉल हो गया, इसके अकॉर्डिंग जितना रिप्लेनिश्ड होना था वाटर को, जितना रिफिल होना था या रिचार्ज होना था, उतना नहीं हो पाता नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। तो ये भी एक रीजन क्या है, डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल और ग्राउंड वाटर का। तो वाटर चैप्टर का ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं दूसरे वीडियो में अपलोड करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो और अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।